Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel एक नई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे IBO 4 की यूनिट 3 दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ये यूनिट आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस यूनिट को थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे और ये यूनिट आपकी 2 वीडियोस में कवर नहीं हो पाएगी क्योंकि काफी ब्रॉड यूनिट है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही आपको ये बताया था कि डॉक्यूमेंट्स हमारे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। और अगर मैं सिर्फ फॉरेन मार्केट की नहीं डोमेस्टिक मार्केट की भी बात करूं तो यहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। लेट्स से कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं और आप उसका प्रॉपर इनवॉइस लेते हैं, उसकी प्रॉपर बिलिंग करवाते हैं और फ्यूचर में अगर आपका प्रोडक्ट में कोई डैमेज होता है, प्रोडक्ट कभी गड़बड़ निकल जाता है, तो आप इजीली क्लेम कर सकते हैं, है ना। अब आप किसके बेसिस पे क्लेम करते हैं? जो डॉक्यूमेंट होता है उसके बेसिस पे, जो इनवॉइस है आपका उसके बेसिस पे ही आप क्लेम करते हैं, राइट। तो डोमेस्टिक मार्केट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो की रोल प्ले करते हैं। ठीक है, since imports and exports are a commercial transaction between two different located persons or firms in a distant geographical area having altogether different norms and different laws, rules and regulations in different countries, and the period of completion of a business transaction a long drawn process. So some formal written documents are basic necessity to avoid future misunderstanding। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? फॉरेन ट्रेड की। और फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होते हैं, और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स किसमें होंगे? 2 कंट्रीज के बीच में होते हैं। ठीक, अब जब 2 कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो वहां पे हमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा नीड होती है क्योंकि हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, लॉज अलग हैं, ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, बिजनेस करने का तरीका अलग है। तो कहीं ना कहीं हमें एक एविडेंस की जरूरत है ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट्स या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो पाए। ठीक है, The foreign trade has provided a set of documents to be created and submitted to various authorities such as importing organization that has placed order and exporting organization that is selling the goods, taxation, custom control and exchange control authorities of both the countries and port authorities of loading and unloading the goods, shipping and warehousing authorities for transporting and storing of goods, inspection agencies that inspect and verify the products, and banks of exporting and importing countries that are involved। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की बात करूँ तो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है, राइट। अगर सिर्फ हम कस्टमर और शॉपकीपर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहां पे सिर्फ आपको एक सिंगल बिल की जरूरत होती है जिससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपकी शॉप से परचेज किया था और इसमें ऐसा ऐसा फॉल्ट आया है, तो आप इसको या तो चेंज कर लीजिए या फिर इसको एक्सचेंज करिए या व्हाटसोएवर जो भी कंडीशन रही हो जब प्रोडक्ट परचेज किया, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ, फॉरेन ट्रेड की बात करूँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट जस्टिफाई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड हो रहा है वो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हो रहा है, हमारी नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जाके हो रहा है। तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज अलग हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस अलग हैं। तो हमें डिफरेंट एविडेंस चाहिए प्रूफ करने के लिए कि ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस को प्लेस किया गया है या ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इनको इन ब्रीफ हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, लेट्स से कि किसी कंट्री को या किसी कंट्री के एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, एक हो गई हमारी इंपोर्टिंग कंट्री और एक हो गई हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है,
अब इंपोर्टिंग कंट्री को अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो वो उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, राइट, कि उसमें लिखेगी कि हमें पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, इतने प्राइस का होना चाहिए, हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है, जीएसटी नंबर ये है, एड्रेस ये है, सब कुछ मेंशन करके देगी, राइट। अब जब इंपोर्टिंग कंट्री अपना ऑर्डर प्लेस करेगी तो एक्सपोर्टिंग कंट्री भी तो सब कुछ मेंशन करके देगी कि हम आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करेंगे, इतने प्राइस में सेल करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये नाम है और जीएसटी नंबर ये है, और सारा कुछ डिटेल उसमें मेंशन करके देगी, है ना, कि आपको किस तरह से पेमेंट करना है, किस मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में रहेगी, ठीक है। तो दो कंट्रीज इन्वॉल्व हुई, दो पार्टीज इन्वॉल्व हुई, एक इंपोर्टिंग कंट्री जिसने ऑर्डर प्लेस किया और एक एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑर्डर लिया है या फिर जिसको प्रोडक्ट इंपोर्टिंग कंट्री को सेल करना है, ठीक है। अभी यहीं पे ही दो डॉक्यूमेंट्स हमारे हो गए, राइट। अब नेक्स्ट टैक्स भी इम्पोज किया जाएगा, राइट, फिर उसके बाद कस्टम अथॉरिटीज के थ्रू भी जाएगा तो वहां पे कस्टम ड्यूटीज भी पे करी जाएंगी, ठीक है। फिर पोर्ट अथॉरिटीज भी वहां पे प्रॉपर्ली गुड्स को लोड करेंगे, अनलोडिंग करेंगे, और जब गुड्स को लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है, उस टाइम भी गुड्स को प्रॉपर्ली चेक किया जाता है कि कितनी क्वांटिटीज को लोड किया गया था, उतनी ही क्वांटिटीज अनलोड करी जा रही है, नहीं करी जा रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि क्रॉस चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व रहती हैं, क्योंकि देखिए अगर हमने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया है अपनी कंट्री में तो ऐसा है नहीं कि वो तुरंत यूज हो जाएगा, पहले उसको वेयर हाउस में स्टोर करेंगे, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं ना, तो यहाँ पे हमको वेयर हाउस की भी जरूरत पड़ेगी। फिर अगर हमें अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए भी हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम आगे डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पे बेसिकली बताने का ये मतलब था कि सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट से आप फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस चाहिए हर एक पर्टिकुलर स्टेज पे ये दिखाने के लिए कि आपका ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रहा है और एक प्रॉपर और एथिकल वे में आप अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं रैशनल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि इन डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है, क्या नीड है, ये डिस्कस कर लेते हैं। अब ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि आपका जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ये पूरा पैराग्राफ में ही दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझसे आप में से किसी ने कहा था कि मैम चीज़ों को और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा पॉइंट्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको इजीली एग्जाम में लिखने में भी दिक्कत ना हो और आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि देखिए सब लोग डिटेल तो नहीं याद रख सकते हैं, ना मैं, ना आप, ना कोई भी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ पॉइंट्स को याद रख सकते हैं और उन पॉइंट्स को ही आगे फर्दर इजीली एलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। तो अभी हमने ये डिस्कस भी करा कि जो भी हमारी डोमेस्टिक मार्केट में ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो सिनेरियो रहता है वो इंटायरली डिफरेंट रहता है अगर हम उसको इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि जो हमारे बायर और सेलर डोमेस्टिक मार्केट या नेशनल बाउंड्रीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस में वो इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे उनको रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, गवर्निंग बॉडीज, हर एक चीज के बारे में पूरी नॉलेज होती है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में कभी उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इजीली उसको सेटल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन एक नेशनल बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है, राइट। लेकिन वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आपके जो बायर हैं, सेलर हैं, वो क्या है, जो अलग अलग कंट्रीज में है, राइट। नेशनल बाउंड्रीज के बाहर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे हमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो हमारी फॉरेन कंट्रीज है वहां पे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, गवर्निंग बॉडीज सभी अलग है हमारी डोमेस्टिक मार्केट से, है ना। तो हमारे जो बायर और सेलर है उनके इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉज गवर्निंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हर कंट्री के अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अलग लॉस होते हैं, राइट। अब अगर यहाँ पे एक्सपोर्टिंग कंट्री की बात करी जाए तो एक्सपोर्टिंग कंट्री कहाँ के रूल्स, रेगुलेशंस और लॉस को मानेगी, जो उसकी खुद की कंट्री है, राइट। और सिमिलरली इंपोर्टिंग कंट्री के साथ भी यही होगा, है ना। अब
जो हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो क्या करेगी, अपने जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्टिंग कंट्री को सेल करेगी, तो उसके लिए भी उसको कुछ एविडेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें वो मेंशन करेगी कि हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको सेल कर रहे हैं इतनी क्वांटिटी में इतनी प्राइस पे, राइट। अब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को इंपोर्टिंग कंट्री को भेजा जाएगा, किस लिए, ताकि वो उन गुड्स का पोजीशन ले सके, है ना। वो कैसे बताएगी, जो इंपोर्टिंग कंट्री है या फिर जो इंपोर्टर है वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने ही मंगवाया है, कुछ एविडेंस चाहिए, और वो एविडेंस कौन देगा, एक्सपोर्टिंग कंट्री देगी। तो वो जब डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को मिल जाएगा, कस्टम अथॉरिटीज उसको वेरीफाई कर देंगी, उसी के बाद इंपोर्टर को या इंपोर्टिंग कंट्री को उन गुड्स का पोजीशन मिलेगा, है ना। तो इसीलिए जरूरत है हमको डॉक्यूमेंट्स की फॉरेन ट्रेड में, ताकि जो ट्रेड है उसको इजीली फ्लो किया जा सके और कोई भी फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो पाए, राइट। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे तो हम कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसके पोजीशन में है, ऐसे तो कोई भी फ्रॉड कर सकता है, राइट। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लेमिंग इंसेंटिव्स आफ्टर शिपमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हमारे एक्सपोर्टर ने गुड्स को शिप कर दिया है इंपोर्टिंग कंट्री को या फिर इंपोर्टर को, लेकिन किसी कारण अगर गुड्स के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं या फिर कोई भी ऐसी XYZ कंडीशंस हो जाती हैं, तो उस टाइम पे जो एक्सपोर्टर है वो इजीली इंसेंटिव्स के लिए क्लेम कर सकता है। अब वो क्लेम किसके बेसिस पे करेगा, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही करेगा, राइट। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स हमारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम इजीली क्लेम भी कर सकें। अगर आप खुद के ऊपर भी इस चीज को कंसिडर करके देखें तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे हम अगर कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को परचेज करने जाते हैं, जैसे आपका हो गया टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, तो इनमें आपको कुछ गारंटी या फिर कुछ वारंटीज देते हैं। लेकिन अगर उन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर आपके प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो आप इजीली क्लेम कर सकते हैं इंसेंटिव्स के लिए, या तो फिर आप इजीली अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं जैसे आपके उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हो। लेकिन आप ये किसके बेसिस पे कर पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के ही बेसिस पे कर पा रहे हैं, राइट। तो सिमिलरली हमारी फॉरेन ट्रेड में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमर्शियल, लीगल एंड इंसेंटिव रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज आर नेसेसरी टू इनेबल द इंपोर्टर टू गेट द कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स एंड द एक्सपोर्टर टू गेट sale value as well as to secure export incentives. In other words, export documents are needed to comply with commercial, legal and incentive requirements. देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है, वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज क्यों जरूरी है, ताकि जो हमारी इंपोर्टिंग कंट्री है या फिर जो हमारा इंपोर्टर है वो इजिली गुड्स का पोजेशन भी ले सके, और जो हमारा एक्सपोर्टर है या फिर जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो उन प्रोडक्ट्स की इजिली सेल वैल्यू निकाल सके, ठीक है। तो जो भी हमारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कमर्शियल, लीगल और इंसेंटिव रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने चाहिए, उसको फुलफिल करने चाहिए। अब इन तीनों को हम अलग अलग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कमर्शियल पर्सपेक्टिव के बारे में। ट्रेड बिटवीन टू बिजनेस फर्म्स लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज बिगिन विद द कंक्लूजन ऑफ एन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जहां पे खत्म हो जाता है वहां से दो फर्म्स के बीच में ट्रेड शुरू होता है, ठीक है। सो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द ड्यूटी ऑफ द एक्सपोर्टर इज टू शिप द कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स इन द अग्रीड फॉर्म and by agreed mode of transport as well as according to the agreed time schedule. हमारा जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या बोला गया है कि एक्सपोर्टर की क्या ड्यूटी है कि जो भी गुड्स को इंपोर्टिंग कंट्री ने मंगवाया है उसको जिस तरीके से पैक करवाना है उस तरीके से पैक करवा के, जिस मोड से मंगवाया है, चाहे वो बाय एयर हो आपका, चाहे बाय रोड हो और चाहे बाय आपका सी हो, जो भी मोड डिसाइड किया गया है उस मोड के थ्रू और एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर इंपोर्टर तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्सपोर्टर अपनी मनमानी करेगा, डॉक्यूमेंट में जो चीजें मेंशन है उसी अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, it is the duty of the importer to remit sale value to the exporter according to agreed terms of payment.
तो जहाँ पे एक्सपोर्टर की ड्यूटी थी कि इंपोर्टर ने जिस कंडीशन में गुड्स को मंगवाया है, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू और जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मंगवाया है, उसको उसी कंडीशन में उसी तरह सेंड करना है। और वहीं इंपोर्टर की क्या ड्यूटी बनती है कि जो भी सेल वैल्यू बनती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग पेमेंट डिसाइड हुआ है उसको एक्सपोर्टर तक पहुंचाना। अगर एक्सपोर्टर ने बोला है कैश में भेजना है तो कैश में भेजना पड़ेगा, अगर बोला ऑनलाइन ट्रांसफर करना है तो ऑनलाइन, मतलब जो भी मोड है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग उनको सेल वैल्यू को रिमिट करना होगा। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर एंड रेमिटेंस ऑफ सेल वैल्यू इन द रिवर्स ऑर्डर, neither the exporter nor the importer is personally and physically involved. Instead, goods are handed over to a shipping company or an airlines which issues a receipt for these goods. Further, since goods in transit may be damaged or lost due to some accident, the exporter may be required to get an insurance policy. यहाँ से इतनी बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारा एक्सपोर्टर है और जो हमारा इंपोर्टर है वो पर्सनली और फिजिकली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। इसके बीच में काफी और लोग होते हैं जो इन प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना है, ट्रांसफर करना है, तो शिपिंग कंपनी इन्वॉल्व हो सकती है, एयरलाइन कंपनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। वो रिसिप्ट इशू करेंगी, फिर उन रिसिप्ट को आगे फर्दर दिखाया जाएगा और गुड्स को अनलोड कर दिया जाएगा। ठीक, अब रास्ते में हो सकता है कि ऑन द वे गुड्स इन ट्रांजिट में जब हो तो वहां पे गुड्स को कुछ डैमेज हो जाए, कुछ वियर एंड टियर हो जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स का इंश्योरेंस भी करवा दे। ठीक है, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सारी की सारी आपके एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही सारे टास्क को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। While these two documents will protect the interest of the importer, the exporter will ensure that these documents are not in possession of the importer unless he has either paid for the goods or he has made a promise to make payment at a later date. तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एविडेंस है, वो एक्सपोर्टर को कब देने होंगे? इंपोर्टर को जब इंपोर्टर या तो फिर गुड्स के लिए पेमेंट कर दे या फिर वो प्रॉमिस करे कि वो फ्यूचर में उनका पेमेंट करेगा। अब ये जो फ्यूचर में पेमेंट करेगा इसका प्रॉमिस सिर्फ वर्बली नहीं होता है, इन रिटन प्रॉमिस मांगा जाएगा, है ना, क्योंकि वो ये ना प्रॉमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन, इतना बोल के तो कोई भी काम खराब कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो एविडेंस के बेसिस पे ही होंगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही होंगी, वर्बली यहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स विल बी लिंक्ड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ अ पेमेंट डॉक्यूमेंट बाय द इंपोर्टर। In actual practice, a set of documents giving proof of shipment and cargo insurance coverage along with a bill of payment is sent by the exporter to the importer through the banking channel. This set of documents symbolize ownership in goods. अब यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है इसको इन शॉर्ट समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको क्या चाहिए? पेमेंट चाहिए अपने गुड्स का, और जो इंपोर्टर उसको क्या चाहिए? गुड्स का पोजीशन चाहिए। ठीक, और अगर जो हमारा इंपोर्टर है उसने बोला कि वो फ्यूचर में कभी पे करेगा, तो ऐसा नहीं कि उसको गुड्स हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, उसका पोजीशन दे दिया जाएगा। फिजिकल पोजीशन गुड्स का कब दिया जाएगा? जब वो फ्यूचर में पेमेंट कर देगा तभी। ठीक है, अब जो हमारा एक्सपोर्टर है वो कैसे बताएगा कि हमने ऑलरेडी गुड्स को शिप कर दिया है? तो वो क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं शिपमेंट के उनको लगाएगा, साथ ही जो उसने इंश्योरेंस कवरेज करवा रखा है उन प्रोडक्ट्स का उसका भी बिल लगाएगा साथ में, और वो किसको भेजेगा? इंपोर्टिंग कंट्री को बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। जब बैंक उन चीज़ों को वेरीफाई कर लेगा तो वो अपने इंपोर्टर को बताएगा कि हाँ ये शिपमेंट आ गया है, इसका इतना इंश्योरेंस था, और उसके बाद क्या करेगा इंपोर्टर? उसका पेमेंट करेगा। ठीक है, अब जो सेल वैल्यू है वो एक्सपोर्टर को रिमिट कर देगा और उसके बाद जो गुड्स हैं उसकी ओनरशिप किसको मिल जाएगी? इंपोर्टर को मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस विल बी हैंडेड ओवर टू द इंपोर्टर बाय द बैंक इन हिज कंट्री।
which he has received it from the bank in the exporting country only when he has honored the bill. In other words, the importer will get delivery of the goods from the carrier on the basis of the transport documents which is obtained through the bank after he has complied with the agreed terms of payment. ठीक है, तभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह से पूरा प्रोसेस वर्क करता है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इम्पोर्टर को गुड्स की डिलीवरी चाहिए तो यहाँ पे उसको एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, किसको, कैरियर को। अब कैरियर कौन होता है, वो पर्सन जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, चाहे वो बाय रोड हो, चाहे वो बाय एयर हो, चाहे वो बाय सी हो। ठीक है, तो हमको एक एविडेंस दिखाने की जरूरत है, एक डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पोजीशन हमारे पास है। अब ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, बैंक से ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्री थी उसने डॉक्यूमेंट किसको भेजा था, इंपोर्टिंग कंट्री के बैंक को। और जब सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी पेमेंट के हैं सब चीजें अगर सही होंगी, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होंगी, तो बैंक क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट किसको हैंड ओवर कर देगा, इंपोर्टर को। और इंपोर्टर किसको दिखाएगा फिर वो डॉक्यूमेंट, आपका कैरियर को। और जब कैरियर सब चीजों से जस्टिफाई कर लेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर वो गुड्स की डिलीवरी इंपोर्टर को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, सो आई होप आपको कमर्शियल पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया होगा। और अगर सब चीजें समझ में आ रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने मेंशन कर रखा है, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं लीगल पर्सपेक्टिव के बारे में। So besides commercial necessity, documents for export have a legal perspective. All over the world, laws regulating export-import trade as well as movement of foreign exchange has been enacted. In some countries, the regulations are few, which are enforced through simple procedural and documentation formalities. In other countries, the regulations are many and the enforcement procedure are also complex. तो ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है तो दोनों ही कंट्रीज के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेके, वो अलग होंगे ही होंगे, राइट। अब हो सकता है किसी कंट्री में जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड टाइप का है, तो वहाँ पे प्रोसीजर्स काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब हो सकता है किसी कंट्री में इतना ज़्यादा प्रोसीजर ही ना हो और डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट भी कम हो और ईजिली वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है कि किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, किस तरह के लॉज को वो फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के प्रोसीजर के थ्रू वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, सो द मिनिमम रेगुलेशंस दैट वन कैन थिंक ऑफ आर द वन टू रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम एंड इनटू अ कंट्री. For this purpose, the exporter has to declare on document the details of goods being exported by him. Other than this, basic minimum requirements, the governments all over the world regulate movement of goods to protect political, economic, cultural and other interests and for implementing trade agreements with other countries. इस पॉइंट में बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर हम सिर्फ मिनिमम रेगुलेशंस की बात करें, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि एक्सपोर्टर को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो किन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो ही गई। साथ ही इसको गवर्नमेंट इसलिए भी रेगुलेट करती है ताकि वो अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और इजीली ट्रेड रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ मेंटेन कर सके। अब ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट को कैसे रेगुलेट करता है या कैसे कंट्रोल कर सकता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि हर एक प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं या नेगेटिव लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर हम हर चीज़ का एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है जो कंट्री की प्राइवेसी है उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट करती रहती है। ठीक है, जो ही प्रोहिबिटेड आइटम्स है उन्हें एक्सपोर्ट नहीं करना होता है। अब नेगेटिव लिस्ट में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर वो एजेंसीज प्रोवाइड कर देती हैं तो ईजिली उनका भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इन ऑल गवर्नमेंट हर तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश करती है। ठीक है,
अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट में जो भी आपके फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है ताकि हमारे एक्सपोर्ट को आगे प्रमोट भी किया जा सके। ठीक है, और अगर उन्हें अपने ट्रेड को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना है, किसी का प्रोडक्ट को अगर इम्पोर्ट नहीं करना है, तो वहाँ पे कुछ टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी इम्पोज कर देती है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Now, some countries do not have political relations with others. As a result, goods originating from such a country are not allowed to be imported. अब अगर किसी कंट्री के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो क्या हम उस कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड ट्रांजैक्शन करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से हम कोई भी गुड्स को इम्पोर्ट नहीं करना चाहेंगे, राइट? So thus, a country which does not permit flow of goods from certain countries has laid down the requirements of certificate of origin, which states that the goods are of the country which is exporting them. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर किसी कंट्री के साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनके साथ कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना पसंद नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, ट्रेड ट्रांजैक्शंस करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो जिस कंट्री ने इस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि जिस कंट्री के साथ उसके पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं है वो उनके साथ ट्रेड नहीं करेगी, तो वो कंट्री क्या करती है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डॉक्यूमेंट को रिलीज करती है। अब ये डॉक्यूमेंट हमारा क्या बताता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ है। अब जो भी हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्री होगी उसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना पड़ेगा। इससे क्या पता चलेगा कि ऐसा तो नहीं है कि जिस कंट्री के साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं है वो प्रोडक्ट उस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ। अगर उस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ होगा तो सीधी बात है कि हम उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ द कंट्रीज इन वेस्ट एशिया डू नॉट अलाउ इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज और कंपनीज हैविंग एनी रिलेशंस विद इजराइल। तो अगर इजराइल के साथ किसी कंपनी या किसी कंट्री के ट्रेड रिलेशंस हैं, तो उन कंट्रीज से कोई भी प्रोडक्ट्स को वेस्ट एशियन कंट्रीज इंपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, अंडर द इंडियन एक्सपोर्ट पॉलिसी, द गवर्नमेंट हैज लिस्टेड आउट प्रोडक्ट्स व्हिच ईदर कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड or can be exported after obtaining permission from designated agencies. Some of the products are subject to restrictions because of their short supply in the country. Consequently, these products can be exported only after obtaining a quota for which a documentary proof is to be submitted to the custom authority for the shipment purpose. तो ये पॉइंट अभी मैंने आपको ऑलरेडी समझा भी दिया, हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे सिंपली बस यही बोल रहा है कि अगर हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है जो कि हमारे रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें हमें परमिशन की ज़रूरत है हमारी अथॉरिटी से, तो उन प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशली हमें कोटा की ज़रूरत होती है। और ये कोटा जब लग जाता है तो उसके बाद एक डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए जो कि ये बता सके कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की हमारे पास राइट है, हमको परमिशन प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Similarly, there are a number of government regulations governing quality, standards, foreign exchange flows, valuation of goods for calculating custom duties, etc. Compliance with these regulations necessitates documentation. Documents are also needed for fulfilling requirements under bilateral and multilateral trade agreements. For example, an Indian exporter will need to obtain GSP, Certificate of Origin, for exporting certain specified products to those countries which operate the generalized system of preferences. Under this system, the developed country accord preferential duty treatment to specified goods originating from the developing countries. The GSP certificate will enable the importer to pay concessional ड्यू। अब जो गवर्नमेंट है वो और भी चीज़ों को रेगुलेट करती है, जैसे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, उसके स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कितना हमने जनरेट किया, हमारे गुड्स की क्या वैल्यू है, कस्टम ड्यूटीज कितनी ज़्यादा पे करी गई, इन सब के बारे में किससे पता चलेगा हमें? विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें कि जिन भी कंट्रीज के बीच में बाइलेटरल या मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं उसमें भी हमें डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स डेवलप्ड कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें चाहिए
GSP दैट इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की भी जरूरत होती है, जो कि अभी मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है, अभी जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस क्या होता है कि जहाँ पे हम प्रेफरेंस देते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को जिनको हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज होती हैं, जो भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है जिनको हम ये गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो इन गुड्स को लेती हैं तो वहाँ पे उन्हें कंसेशनल ड्यूटी पे करनी पड़ती है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जो ड्यूटी है या चार्जेस हैं वो कम पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अग्रीमेंट में रहता है, जो भी बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स रहते हैं कंट्रीज के बीच में, उसी अकॉर्डिंग आगे डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्म किए जाते हैं और उसी अकॉर्डिंग आगे ट्रेड भी किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक भी प्रोवाइड करिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।